चलो हो गया, शांत रहिए। चलो आज देख लो, ऊर्जा संरक्षण के नियम से पढ़ेंगे ना। कल ये वाला पेज इससे पहले समझा दिए थे क्या? कुछ एग्जाम्पल बस देखना रहेगा। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उस पे आधारित कुछ कुछ जो नियम है उसको समझेंगे। क्या क्या इसमें आपको समझना है, कुछ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे इसके बाद देखेंगे। चलो बताइए, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है इसके तहत क्या बताया गया है, इसको यदि हम देखें तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ये लिखा गया है कि जो ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा के बारे में हम पूरा समझ चुके थे, ऊर्जा किसे कहते हैं। तीन चीजों को एक साथ पढ़ा जाता है कभी भी, क्या क्या जल्दी बताओ। सबसे पहले हम क्या के देखे थे? कार्य, क्या पढ़े थे? कार्य। उसके बाद ऊर्जा, और आगे क्या पढ़ेंगे? शक्ति के बारे में। तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कार्य के बारे में ये दोनों बताते हैं दरअसल। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की जो क्षमता, कार्य करने की क्या बता दो, क्षमता ही क्या कहलाता है? ऊर्जा। और कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है? शक्ति। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाएगी। यहां तक क्लियर है सबका? है ना? तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है इसमें क्या बताया गया, अगर देखें ध्यान से तो इसमें समझना है कि देखो, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। ये नियम बताया गया है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है। केवल उसका हम क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में उसको क्या कर सकते हैं? परिवर्तन बस कर सकते हैं ऊर्जा को। समझ आ पा रहा है? तो ऊर्जा केवल एक दूसरे से मतलब एक रूप से दूसरे रूप में केवल क्या होगा? परिवर्तित होगा, स्थानांतरित होगा बस। तो उसके लिए कुछ कुछ उपकरण होते हैं, उसको समझेंगे। और इसमें आगे देखो क्या लिखा है, जब भी ऊर्जा किसी एक रूप में लुप्त होता है तो उतनी ऊर्जा दूसरे रूप में प्रकट होता है। समझ आ पा रहा है? एक जगह जितना ऊर्जा लुप्त होगा उतना ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट हो जाता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए उपकरण। क्या चाहिए बता दो? उपकरण, डिवाइस चाहिए कि ऊर्जा को जो रूपांतरण कर सके, किसी एक ऊर्जा को लेके दूसरे ऊर्जा में दे दे। इसके बीच में कुछ डिवाइस काम करते हैं। तो उसी को हम समझेंगे कि कौन सा जो उपकरण है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसको यहां समझना है। आया समझ में? तो उसके लिए उपकरणों के बारे में एग्जाम में अक्सर आता है इस टॉपिक से। जैसे दे देगा आपको, जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है जल्दी बताओ। विद्युत मोटर है। तो विद्युत मोटर एक आपका ऊर्जा रूपांतरण रूपांतरण करने वाला उपकरण है। बस आपको ये देखना है कि ये जो आपका क्या बता दो, विद्युत मोटर है, ये किस ऊर्जा को किस में रूपांतरण करता है, तो क्या बताओगे? तो मोटर चलता कैसे है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये ले रहा है कौन सा ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? और विद्युत ऊर्जा को लेके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? तो देख लो, मोटर वगैरह का चलना, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा स्थिति दोनों शामिल होता है, तो उन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। इसको पहले भी समझा चुका हूं मैं, है ना? तो विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में चेंज करता है, तो आप आंसर क्या बताओगे? विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में वो कन्वर्ट कर रहा है। आया बात समझ में? है ना? बस इतना आपको यहां से याद रखना है। क्लियर सबका? तो ऐसी और भी हम बहुत सारे उपकरण देखेंगे। बस आपको दिमाग में चित्र देख के आपको सीधा समझना है कि ये जो है विद्युत मोटर, उसका काम क्या होता है, तब क्या बताओगे? विद्युत ऊर्जा को ले लेके किस में चेंज करेगा और अंदर ही अंदर वो घूमते रहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होते रहते हैं लोग। समझ आ पा रहा है? आगे बढ़े। चलो दूसरा उपकरण देखते हैं, ये हमारा है विद्युत पंखा। क्योंकि इसमें भी मोटर ही लगा है तो उसमें भी हम सेम बताएंगे कि ये कौन सी ऊर्जा को लेकर, जल्दी बताओ। तो ये भी कौन सी ऊर्जा ग्रहण कर रहा है? विद्युत ऊर्जा। और किस में कन्वर्ट करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में। किस में चेंज करेगा? यांत्रिक में। क्योंकि पंखा के अंदर ही मोटर ही लगा है और उसका भी वही काम हो रहा है, बस पंखा चल रहा है तो हवा आ रहा है। समझ आ पा रहा है? नहीं चलेगा तो क्यों आएगा भाई? अभी चल रहा है क्या? नहीं चल रहा तो नहीं आएगा। तो विद्युत पंखा किस ऊर्जा को किस में चेंज कर रहा है, जल्दी बताओ। विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोटर जब भी यूज होता होगा तो यांत्रिक ऊर्जा ही लेके चलते हैं कभी भी। समझ आ पा रहे हैं? आगे बढ़े। चलो तीसरा नंबर पे हम देखते हैं, ये अब क्या है, जल्दी बताओ। माइक्रोफोन, है ना?
तो माइक्रोफोन का देखो काम क्या है। तो जैसे कि अब माइक्रोफोन मैं भी लगाया हूं, देख सकते हो। इसका काम ये है कि अभी चालू नहीं है भले कि ये ध्वनि ऊर्जा को लेगा। कौन सी ऊर्जा को ले रहा है? कि जब मैं जो बोल रहा हूं ध्वनि ऊर्जा है, अब वो एक रूप पे जैसे निकला तो दूसरे रूप में वो प्रकट हो जाएगा अगले में, ठीक है ना। तो ध्वनि ऊर्जा जा रहा है विद्युत ऊर्जा में, कहा जा रहा है? तभी आपके बॉक्स में वो सुनाई दे पाएगा। समझ आ पा रहा है? तो इसका काम क्या होता है इस उपकरण का, कि ध्वनि को लेके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद फिर बॉक्स बीच बीच में आ गया। तो बॉक्स का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को ले लिया, फिर ध्वनि में छोड़ दिया। तो ऊर्जा केवल रूपांतरण होते रहते हैं कहीं ना कहीं। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? जल्दी बताओ। चलो, तो माइक्रोफोन का काम बताओ क्या होता है। या माइक्रोफोन का के बारे में जब भी आएगा तो किस में टिक लगाओगे? ध्वनि ऊर्जा को किस में चेंज करेगा? विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। आया समझ में? हाँ है ना? आगे बढ़े। चलो चलो, अगर फिर से इसको बताओ। विद्युत मोटर बताओ जल्दी से। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, ठीक है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्लियर है तक सबका? चलो फिर आगे लाउड स्पीकर जो बोला था मैं। लाउड स्पीकर चलता किससे है? कहां ध्वनि से चलता है? कौन ध्वनि से चलता है? विद्युत ऊर्जा से चलता है। और क्या देता है हमें? ध्वनि। तो ये सीधा आंसर बताएंगे। जब भी लाउड स्पीकर पूछेगा तो किसमें टिक लगाएंगे? विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करेगा? ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देगा। समझ आ पा रहा है? क्लियर तक सबका? आगे बढ़े। एक बार रिवाइज करेंगे, पहले एक बार अच्छे से समझ लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा विद्युत बल्ब। चलो, विद्युत बल्ब का किस ऊर्जा को किसमें चेंज करेगा? तो ये चलता किससे है? तो ले रहा है विद्युत ऊर्जा, लेकिन देगा क्या क्या? प्रकाश। लेकिन कहीं के इसको प्रकाश के लिए यूज नहीं करते, कहीं के इसको टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। ताप के लिए, बस कि वो चीज को गर्म रखे उस जगह को, बस। समझ आ रहा है? तो इसके लिए दो हम बता सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को वो प्रकाशीय ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर रहे हैं और तापीय ऊर्जा में भी कन्वर्ट करते हैं। दोनों इसके लिए राइट आंसर होता है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? मुर्गी फार्म, हाँ सही बोले। गया हो वहां? लाए और? ठीक नहीं, नहीं लाना है। चलो यहां तक क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो ये बता दो क्या है जल्दी से। हीटर। हीटर का काम बताओ। चलता किससे है? तो पहला तो अपन बताएंगे विद्युत ऊर्जा को। अब इससे क्या क्या हीट जनरेट हो रहा है, तो विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में क्या बता दोगे? तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है ये। हाँ है ना? जल्दी बताओ। तो हीटर का काम बताओ, किस ऊर्जा को किस में चेंज कर रहा है? विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में चेंज कर देगा। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। लास्ट में एक बार रिवाइज करेंगे, उसको देखेंगे सब लोग। चलो, ये है डायनेमो जनरेटर जो होते हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या खास बात है। चलो इसको बताइए। पहले वो मोटर घूमेगा तब इलेक्ट्रिसिटी देगा। मोटर जहां घूमा तो यांत्रिक ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा? उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, तो विद्युत ऊर्जा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो जनरेटर या डायनेमो जब भी आप किस में टिक लगाओगे कि ये जहां मोटर पहले घूमेगा तो क्या बताओगे? अगर इलेक्ट्रिसिटी देने से घूम रहे हैं तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक वाला था पहले, अब पहले मोटर घूमेगा तब इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा। समझ आ रहा है? तो यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। आया बात समझ में? कर लोगे इसमें? चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। तो सोलर सेल जो होता है इस प्रकार से, इसका काम क्या होता है? ये भी विद्युत रूपांतरण का उपकरण है। कौन सी ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं? सौर ऊर्जा लिख दो। चलो, तो सौर ऊर्जा को लेगा, ठीक है ना। सौर ऊर्जा को ग्रहण करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा? विद्युत में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सोलर सेल किसको किस में रूपांतरण करता है? किस में टिक लगाओगे? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर देगा। क्लियर सबका यहां तक? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, ट्यूबलाइट। जल्दी बताओ किससे चलता है ये भाई? विद्युत से। क्या देता है?
प्रकाश। इसको ताप के लिए यूज नहीं करेंगे, समझ आ पा रहा है? ताप के लिए केवल बल्ब होता है, समझ आ पा रहा है? मुर्गी फार्म वाला याद आ गया ना भाई, ठीक है ना? कितना मुर्गी फार्म का याद आ रहा है? हाँ, ठीक। और कुछ रखे रहते साथ में? अच्छा, कढ़ाई वगैरह ना, मैं बोला लेक जाना पड़ता, मतलब गलत समझ लिया मैं। चलो, तो ट्यूबलाइट का काम बताओ। विद्युत को किस में चेंज कर रहे हो? प्रकाश में, तब उजाला मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, सेल या बैटरी का पूछेगा तो सेल देखो, बहुत सारे सेल को जोड़ देते हैं तो बैटरी बन जाता है वो। और सिंगल एक पीस रहता है, मतलब एक जोड़ी, तो सेल है। बहुत सारा मिल गया तो बैटरी है वो, समझ आ पा रहा है? सेल और बैटरी का बस समायोजन होता है, ठीक है। चलो बताओ, सेल के अंदर जो चीज भरे होते हैं वो भरे होता है रासायनिक पदार्थ। तो ये बताओगे रासायनिक जो ऊर्जा है सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा है? इसको दोनों को जब मैं जोड़ूंगा प्लस माइनस को तो विद्युत बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसका राइट आंसर ही आएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, रासायनिक को किसमें चेंज कर रहेगा? और यही क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है कि जो सेल होता है या बैटरी जो होते हैं वो किसको किसमें चेंज करते हैं, तो किसमें टिक लगाओगे? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट कर देगा, समझ आ रहा है? इसके अंदर का रसायन देखोगे, बड़ा बड़ा जो बैटरी भी आता था, घर को लिपते भी थे उसमें, ठीक, काला काला निकलता था नहीं, इतना बड़ा आता था, जो पहले टॉर्च में लगता था, बड़ा बड़ा सेल टॉर्च वाला। तो फिर उससे काला काला निकलते थे, उसका यूज करते थे घरों में, मिट्टी का रहता था पहले, तो लिपने के लिए वो सब यूज आता था, लेकिन वो रासायनिक पदार्थ है, बता रहा हूँ वही है वो, समझ में आ रहा है? तो पूरा रासायनिक ऊर्जा से क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी बनता है। अपने छत्तीसगढ़ में वही लिपने के भी काम आता है, ठीक नहीं? आ रहा है समझ में? आगे बढ़े? चलो, बातें मत करो, सामने ध्यान दो। चलो, ये क्या है? सितार, पान राज, जो भी है, देखो इधर पकड़े हो क्या? पान राज है, जल्दी। तो वही पान ठेलम लेते हो आप, सुना हूं मैं। हाँ? वाह। चलो, नहीं आप ही को देखा था मैं। चलो, सितार का बताओ काम क्या होता है? देखो, या तो देख लो बजाना काम होता है, ठीक है। अरे भाई, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। विद्युत से कैसे ये हाँ, विद्युत दोगे तो हाथी करंट लग जाए। देखो, जब भी देखो, या तो मोटर हो, या जैसे अपन जैसे हाथ उठाते हैं जैसे ऐसे बजाने के लिए, तो ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो दो ऊर्जा उसमें समाहित है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। तो दोनों मिल जा रहे हैं वहां पास भी। तो यहां पास आएगा यांत्रिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? तो सीता जैसे हम हाथ से भी कोई चीज को बजा रहे हैं तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें बता देंगे कौन सी ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि निकल रहा है, तो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, ध्वनि ऊर्जा में। यहां तक क्लियर है सबका? तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करेगा ये? ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है सितार, याद रखना, सितार हो या गिटार हो, सब लोग समझ आ पा रहा है? कर लो यहां तक? चलो नेक्स्ट बताओ, मोमबत्ती। मोमबत्ती का जलना कौन सी क्रिया है करके क्वेश्चन आता है। तो मोमबत्ती का जलना है रासायनिक क्रिया, कौन सी क्रिया? रासायनिक क्रिया। तो रासायनिक ऊर्जा से निकल रहे प्रकाश, अगरबत्ती नहीं है भाई प्रकाश और ताप दोनों यहां से पैदा हो रहा है, समझ आ पा रहा है? तो प्रकाशी ऊर्जा और तापी ऊर्जा दोनों यहां से याद रखना है। क्लियर यहां तक सबका? हाँ है ना? चलो देखो यहां तक क्लियर है सबका? उधर चलो, सामने ध्यान दो इधर। मोमबत्ती तक क्लियर है ना? कौन अगरबत्ती बोल रहा था? सुगंध वाला, उसको नहीं लेना है। चलो ये बताओ, मोटर गाड़ी या जो वाहन वगैरह होता है इसके लिए क्या बताएंगे? हाँ?
ये बैटरी वाला नहीं है ये, ठीक है। आप बता, ये गलत डल गए। ग्रीन वाला है तो बैटरी वाला है, ठीक, बैटरी वाला नहीं है, ये बिना बैटरी वाला है। चलो देखो ध्यान से, इसका काम देखो, इसमें जो गाड़ी चलने के लिए मेन चाहिए रहता है टेम्परेचर, हीट। जैसे पेट्रोल डीजल क्या करते हैं, ताप पैदा, है ना, उससे फिर मोटर घूमना चालू होता है। समझ आ रहा है? तो इसको मेन मोटर को चलाने के लिए चाहिए टेम्परेचर, ताप। तो यहां पास रहता है तापी ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, और ये कन्वर्ट होता है यांत्रिक में, किसमें कन्वर्ट होगा, तब गाड़ी चलेगा। क्योंकि मोटर को चलाने के लिए कुछ डीजल पेट्रोल चाहिए, तो हीट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर जैसे उनको मिलते जाएगा तब मोटर ऑन होगा। ठंडा पड़ जाते चालू नहीं, तब सुबह सुबह नहीं आते जैसे, तो बोलते हैं ना गाड़ी चालू नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसको हीट नहीं मिल पा रहा है, टेम्परेचर, ताप। तो मेन मोटर को चालू करने के लिए क्या चाहिए, ताप। और ताप जैसे मिलेगा तो मोटर घूमना चालू होगा, और मोटर घूमना मतलब क्या, यांत्रिक ऊर्जा से टिक लगा सकते हैं। समझ आ रहा है? तो मोटर वाहन या गाड़ी जो भी आएगा तो किस में टिक लगाएंगे, तापी ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यांत्रिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। बैटरी वाला रहेगा तो रासायनिक ऊर्जा ही आएगा, क्योंकि मोटर ही घुमाना है रसायन से। ठीक है, क्लियर है तक सबका? हाँ, धक्का दे रहे हैं तो उस समय वो गाड़ी काम ही नहीं है। चलो यहां तक क्लियर है? चलो तो ये हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम खत्म। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, फिर आगे हम शक्ति क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, ऊर्जा टॉपिक हो जाएगा। चलो बताओ, विद्युत मोटर का बताओ, जल्दी थोड़ा जोर से बोलिए। विद्युत को यांत्रिक, विद्युत पंखा, विद्युत को यांत्रिकी है। माइक्रोफोन, ध्वनि को विद्युत में, ध्वनि को क्या बताओ, लाउड स्पीकर, विद्युत से ध्वनि। विद्युत बल्ब, विद्युत से प्रकाश और ताप दोनों मिलेगा। हीटर, विद्युत से ताप, टेम्परेचर के लिए बस है, ताप बढ़ाने के लिए। डायनेमो या जनरेटर, यांत्रिक से विद्युत, यांत्रिक से विद्युत। सोलर सेल, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ट्यूबलाइट, विद्युत को प्रकाश, विद्युत को प्रकाश। सेल या बैटरी, रासायनिक को विद्युत में। ठीक है, सितार, यांत्रिक को ध्वनि में, यांत्रिक को सीधा ध्वनि में। मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय और ताप दोनों में कन्वर्ट करेगा। मोटर गाड़ी या वाहन, ताप से यांत्रिक, ताप से यांत्रिक बताना है। क्लियर है सबका? आगे बढ़े, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ गया, कार्य ऊर्जा शक्ति टॉपिक चल रहा है, उस पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, शक्ति या पावर क्या है। इससे हमको क्या लिए पता चलता है कि कौन काम जल्दी कर सकता है और कौन काम देर से करेगा सब। और इससे पहले जो हम पढ़े थे ऊर्जा में, कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, ये चीज को हम बता रहे थे। ठीक है, तो देख लो यहां लिखा कार्य करने की दर। दर मतलब जब भी यूज होगा तो हम समय का बातचीत करते हैं, किसका बात करते हैं, समय। तो कार्य करने की दर को ही क्या बोलते हैं, शक्ति। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, या एक शब्द में इसको क्या बोलते हैं, वाट। जेम्स वाट के सम्मान में इसका यूनिट वाट रखा गया है। जैसे न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है, वैसे वाट भी वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिक का नाम क्या है, जेम्स वाट। तो जेम्स वाट के सम्मान में जो शक्ति का मात्रक क्या होता है, जल्दी बताओ, वाट। और इंजनों की जो शक्ति मापते हैं उसके लिए यूनिट होता है अश्व शक्ति, क्या होता है, जिसको हॉर्स पावर बोलते हैं, एचपी करके, ये इतने हॉर्स पावर का है। और अगर हम एक एचपी का बात करें तो उसमें 746 वाट होता है। और ये क्वेश्चन भूलना मत, बहुत एग्जाम में आता है। समझ आ रहा है? एक एचपी, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? तो शक्ति के बारे में ये कुछ सामान्य जानकारी है। शक्ति क्या है जल्दी बता दो। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड या तो वाट। इंजनों की शक्ति मापने के लिए अश्व शक्ति यूनिट होता है हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर में कितने वाट, 746 वाट होता है। कुछ इसके फॉर्मूले वगैरह होते हैं शक्ति निकालने का। तो इसमें 4 फॉर्मूला, लेकिन 3 फॉर्मूला का न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, जहाँ चारों को नहीं आता, लेकिन चारों सूत्र पे लिख दिया हूं कि पावर इक्वल टू होता है W/T, मतलब
कार्य बट्टे समय, कार्य करने की दर, जब भी दर जुड़ गया तो बट्टे टी लिखा जाता है। समझ आ पा रहा है? तो कार्य करने की दर को हम सीधा सूत्र में लिख दिए। क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताओ। P इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन टी। क्लियर है? और कार्य मतलब होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य मतलब क्या होता है? तो इसी कार्य की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बल गुणा विस्थापन। तो ये भी P का ही सूत्र बनेगा। और अगर बल गुणा विस्थापन जो यूज किए हैं किसी डिग्री कोण के हिसाब से, तो यहां यूज करेंगे कॉस थीटा। कौन सा थीटा? कॉस से लिख दिया हूं। तो वही बल गुणा विस्थापन, लेकिन वो कुछ डिग्री में है, कुछ अंश में है, तो कॉस थीटा को हम यूज कर सकते हैं। ये भी अपन देखे थे। और एक होता है कार्य यदि हुआ हो जिसमें गुरुत्वाकर्षण इंक्लूड है, ऊंचाई वाला है, तो उसके लिए P इक्वल टू क्या होता है, mgh अपॉन टी। क्या होता है जल्दी बताओ। m क्या समझ गए, द्रव्यमान, g पृथ्वी त्वरण, h ऊंचाई, और t क्या है, समय। तो चारों सूत्र में से ये ज्यादा यूज नहीं आएगा, बाकी तीन यूज करेंगे। समझ आ पा रहे हैं? हाँ है ना? चलो फॉर्मूला बता दो। शक्ति के चार फॉर्मूले याद रखना है। पहला बताओ, P इक्वल टू W अपॉन टी। दूसरा फॉर्मूला F इंटू एस अपॉन टी। तीसरा फॉर्मूला F इंटू एस इंटू कॉस थीटा अपॉन टी। और लास्ट फॉर्मूला mgh अपॉन टी। ये चारों सूत्र हम यूज करेंगे शक्ति के लिए। क्लियर है सबका? चलो, जैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, देखो ध्यान से। सुरेश, आपका नाम लिखने आ रहा था लेकिन मैं स्पेलिंग नहीं आ रहा था मेरे को। ठीक, मजाक कर रहा हूं, देखो इधर। चलो, सुरेश 4 मिनट में 20 जूल कार्य करता है, तो इसकी शक्ति की गणना कीजिए। बताओ कैसे करेंगे। चलो, P इक्वल टू, जल्दी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, W अपॉन टी वाला यूज हो जाएगा। W अपॉन टी, चलो बताओ कितना आएगा। W का मान कितना जूल दिया है, 200। समय कितना लिया, जल्दी बताओ। तो कितना जूल बता दो, 50 जूल कार्य किया गया। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ ये गलती, गलत हो गया। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। वाट मतलब किसका नाम, जेम्स वाट। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा 1 मिनट, सॉरी मेरे से गलती ये हो गया है, क्योंकि समय को हमेशा ना सेकंड में रखना है। किस में रखना है, सेकंड में ना, सॉरी मिस्टेक हो गया है। तो 200 बट्टे क्या आएगा, 4। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो किससे गुणा, सॉरी मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दो। तो जीरो से क्या कटेगा, जीरो। 4 पंचे 20, ठीक है ना। चलो यहां देख लो, 5 बट्टे क्या आ गया, 6। इसी को अगर मैं भाग देता हूं, 5 को भाग दिया 6 से, तो 6 शून्यम कितना आ गया, 5। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा। और 6 अट्ठे 48, कितना बचेगा, 2। और जीरो बढ़ा कर सकते हैं, लेकिन 0.8 यहां तक देख सकते हैं। आंसर क्या दिखा रहा है, ठीक है ना, यहीं तक ही लिया है ना, देख लो। समझ आ पा रहा है ना। 0.8 वाट अपन लिख सकते हैं, और भी कर सकते थे वाट। हाँ हाँ, जूल प्रति सेकंड लिख सकते, ऊपर का जूल, नीचे का समय मात्रक सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड ये हो गया, और दोनों की जगह एक शब्द में क्या लिखा जाता है, वाट। आया समझ में? आगे बढ़े। बस समय को किस में याद रखना है, सेकंड में याद रखेंगे, ठीक है। चलो इसको बताओ। एक मशीन 10 न्यूटन का बल लगाकर उसे 40 मीटर दूरी तक ले जा सकता है। उसे 40 सेकंड का समय भी लगा, तो इस मशीन को कितने वाट शक्ति की आवश्यकता होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करें, जल्दी बताओ। दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओ। चलो बताओ, P इक्वल टू F इंटू एस अपॉन टी, यही फॉर्मूला लगेगा। चलो F का मान बताओ, कितना बल, 10 न्यूटन, कितना दूरी ले गए, कितना समय लगा। तो सेकंड में पहले से कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। 40 से 40 कटेगा, आंसर क्या आएगा, तो 10 वाट। कितना वाट शक्ति की आवश्यकता होगा, 10 वाट शक्ति की आवश्यकता होगा। क्लियर है सबका यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है। चलो चलो इसमें आंसर चेक कर लेते, ठीक है 10 वाट आया है ना, चेक भी कर लेते तुरंत। चलो देखो आगे। एक मोटर की शक्ति ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर गहरे कुएं से, गहरा बोलेगा तब भी एच वाला यूज करेंगे ना, ठीक है। गहिरा नहीं भाई, गहरा गहरा, ठीक है, गहरा बोला मैं।
चलो एक मोटर की शक्ति ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर गहरे कुएं से 600 केजी पानी 10 सेकंड में बाहर फेंक सके। तो कितने वाट का मोटर लगाना पड़ेगा पूछ रहा है। कितना वाट का मोटर खरीद के आएंगे कि ये काम हम कर सके। तो इसमें लगाओ कौन सा फॉर्मूला, mgh वाला लगाओ। P इक्वल टू m इंटू जी इंटू क्या होगा h अपॉन टी, यही होगा। चलो लगाओ फॉर्मूला। m का मान कितना है 600 केजी और g का मान तो 10 रखते हैं न्यूमेरिकल में। कितना गहरा है 10 मीटर, तो h का मान आएगा 10। कितना समय में पानी निकालना है 10 सेकंड। तो कितने वाट का मोटर लाना पड़ेगा, कितना 6000 वाट है ना। लेकिन अगर मैं इसी को मान लो 746 से भाग दे दूं, लेकिन ऐसा भी आंसर नहीं आएगा। तो हमारा आंसर आएगा हॉर्स पावर में, कितने हॉर्स पावर का मोटर लगेगा एचपी। समझ आ रहा ना कि मोटर या तो उसमें वाट भी लिखे रहता है, हॉर्स पावर भी लिखे रहता है। जब भी आप मोटर खरीदोगे तो दोनों आपका लिखा हुआ मिलता है। समझ आ पा रहा है, कितना आ रहा है। हाँ 8.04 मतलब लगभग 8 एचपी या 9 एचपी का मोटर चल जाएगा। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। लेकिन आंसर इसमें अपन कितना वाट अभी लेके चलेंगे, इसमें 6000 वाट लेके चलेंगे, याद रखना। समझ आ पा रहा है, आगे बढ़े। चलो इसको बताओ। एक मोटर जिसकी शक्ति 200 वाट का है, कितने वाट का है, जिसे 20 मीटर गहरे तालाब से 200 केजी पानी बाहर निकालना है, तो कितना समय लग जाएगा पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, कितना समय अपना काम कर लेगा। चलो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लास्ट वाला। P इक्वल टू m इंटू जी इंटू क्या लगेगा h अपॉन क्या होगा t। यहां तक क्लियर है। चलो m का मान कितना है जल्दी बताइए, कितना केजी बाहर फेंकना है 200 केजी गुणा 10। हाइट अंदर गहराई कितना है 20 मीटर गहरा है, कितना मीटर है 20 मीटर। टाइम हमें निकालना है कितने वाट का कितने वाट का पावर लगा रहे हैं, देखो 200 वाट का। तो 200 से क्या कट जाएगा 200, टी को इधर रख दो तो कितना आएगा, तो 200 सेकंड, कितना सेकंड लग जाएगा। अब इसको मिनट में देगा, मिनट में कर देना 60 से भाग देके, नहीं तो हमारा आंसर सेकंड में कितना आ रहा है 200 सेकंड का समय लग जाएगा। आया बात समझ में। मिनट में कन्वर्ट कर लोगे इसको, किससे भाग देके 60 से भाग देंगे, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबका। चलो कर लेना भाई, वो सब तो आसान है, 200 सेकंड आ जाएगा। आगे बढ़े। चलो लास्ट न्यूमेरिकल है इस टॉपिक का, देखो ध्यान से। एक व्यक्ति जिसका कुल वजन है 50 केजी, जिसे 10 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने, 100 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने में कितना सेकंड लग गया 50 सेकंड का समय लग गया। तो इस व्यक्ति के द्वारा कितने शक्ति का प्रयोग किया गया, कितना आएगा। चलो 1000 P इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच अपॉन क्या लगेगा t। चलो m का मान कितना है 50, g का मान 10, h 100, t 50। तो कट जाएगा 50 से 50 कितना आएगा, तो 1000 वाट का यूज किया पावर। समझ आ पा रहा है, आगे बढ़े। वैसे आदमी वाला क्वेश्चन कम आता है, वाट या एचपी मोटर वोटर के लिए ज्यादा यूज करते हैं अपन, ठीक है। चलो तो यहां तक हमारा हो गया था कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तीनों खत्म। समझ में आ रहा है, कार्य, ऊर्जा और क्या होगा आपका शक्ति। एक नया जो पॉइंट है, छोटा सा टॉपिक है द्रव्यमान केंद्र करके, उसको भी समझ लेते हैं। छोटा से पॉइंट है द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, क्लियर है सबका। चलो द्रव्यमान केंद्र अगर देखें, यहां से भी अक्सर क्वेश्चन आता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल अभी देखेंगे। द्रव्यमान केंद्र मतलब ये होता है, जैसे कोई ये दो प्रकार का आपको चित्र दिख रहा होगा कि ये दोनों चित्रों को मैं दो तरीके से खड़े किया हूं। एक जिसका जो सिरा है ऊपर तरफ है और एक में नीचे तरफ है। कौन सा जो वस्तु दो ए और बी, दो वस्तु में से कौन सा स्थिर खड़े रहेगा, बी वाला खड़े रहेगा। तो ऐसा हम बताए क्यों, क्योंकि देख लो द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र होता है जहां पास वस्तु का समस्त भार काम करता है, उसी केंद्र को हम क्या बोलते हैं
द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। और द्रव्यमान केंद्र में ये देखने मिलता है कि जहां पास द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के हिसाब से हम बताएंगे कि वो बैलेंस कर पाएगा कि अनबैलेंस रहेगा। समझ आ पा रहा है कि वो संतुलन की अवस्था बना के रखेगा कि नहीं रखेगा। तो पहले तो हम समझते द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। तो सिंपल बताओगे यहां पास कि वस्तु का वह केंद्र जहां उस वस्तु का समस्त द्रव्यमान या भार कार्य करता है, मतलब जहां पास पूरा वेट आ जाता है, उसी केंद्र को हम क्या नाम से जानते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब इसका बारे में दो कंडीशन है जिसको आपको दिमाग में बसाना है कि दोनों कंडीशन को फॉलो करके किसी चीज को बनाया जाता है और उसको संतुलित स्थिति में रखा जाता है। जिसमें पहला चीज ये बोलता है कि द्रव्यमान केंद्र नीचे एवं मध्य में होना चाहिए। देख लो, यहां द्रव्यमान केंद्र यहां पास बन रहा है, ऊपर बन गया। यहां द्रव्यमान केंद्र कहां बन रहा है? नीचे। और मध्य में मतलब बीचों बीच में होना चाहिए। यहां बीच में तो है लेकिन द्रव्यमान केंद्र नीचे ना होकर पूरा भार ऊपर चले गया है। समझ आ रहा है? इसका द्रव्यमान केंद्र पूरा भार नीचे है और मध्य में भी केंद्र है, तो स्थिर रहेगा ये। तो पहला लाइन सबको समझ में आ रहा है कि जल्दी बताओ कि आप क्यों बता पाए कि यही खड़े रहेगा? इसका कुछ रीजन भी होगा। इसका रीजन क्या है कि इसका द्रव्यमान केंद्र क्या है? नीचे है और मध्य है। इसका द्रव्यमान केंद्र ऊपर है तो खड़े नहीं रहेगा। सीधा बात आया समझ में? है ना? चलो, तो ये लाइन सबको क्लियर? वही लाइन एक बार फिर से पढ़ लो। क्या लिखा है कि द्रव्यमान केंद्र नीचे एवं मध्य में होने पर ही वस्तु संतुलन की स्थिति बनाए रखती है। इसी को हम समझते हैं किस टॉपिक के अंदर? द्रव्यमान केंद्र में। हमको सिर्फ ये समझना है कि कौन सा वस्तु संतुलन में रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। ठीक है? अब इसी वस्तु को मैं आपको और इमेजिन करवाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है? ये जो पूरा जो रॉड है, ठीक है ना, समझना ध्यान से, ये पूरा रॉड का मान लो पूरा आधा हिस्सा ये पूरा बना एकदम लोहे से। समझ में आ रहा है? किससे बना है? लोहे से। और ठीक है ना, और ये वाला जो हिस्सा जो है ये पूरा बना है एकदम लकड़ी से। किससे बना है? लकड़ी। और ये पूरा लोहे का है। समझ आ रहा है? अब कौन सा खड़े रहेगा, कौन सा? ये मान लो ये लकड़ी का है पूरा। अब बताओ कि कौन सा खड़े रहना संभव है, कौन सा नहीं रहेगा? कौन सा वाला खड़े रहेगा? ए वाला खड़े रहेगा और बी वाला खड़े नहीं रहेगा। तो दूसरा चीज ये भी हमको देखने पड़ता है इस संतुलन बना रखने के लिए कि भार जिस ओर होता है ना उधर द्रव्यमान केंद्र चले जाता है। अगर भार में पूरा ज्यादा वेट यहां कर दिया, यहां पास पूरा भारी चीज रख दिया हूं और यहां हल्का है, तो द्रव्यमान केंद्र अब नीचे आ जाएगा। क्योंकि सेकेंड कंडीशन इसका ये बोलता है कि जहां ज्यादा भार उधर ही जाएगा द्रव्यमान केंद्र। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? अब हम बता रहे हैं कि ये चीज खड़े रहेगा, ये चीज खड़े नहीं रहेगा। समझ आ पा रहा है? इसका रीजन क्या है जल्दी बताओ। तो यहां पढ़ो ध्यान से कि द्रव्यमान केंद्र सदैव उस ओर चली जाती है जिस ओर द्रव्यमान अधिक होता है। जिस ओर भार ज्यादा है उसी ओर द्रव्यमान चले जाता है। और द्रव्यमान केंद्र अगर हमको इस दोनों को मैनेज करके हमको द्रव्यमान केंद्र स्थिर करना पड़ता है, तब कोई वस्तु हम खड़े रह सकते हैं। जैसे हमारा द्रव्यमान केंद्र एकदम मध्य में है और नीचे तरफ है। समझ आ पा रहा है? इसलिए हम स्थिर खड़े हो पाते हैं। अगर द्रव्यमान केंद्र साइड में आ जाएगा तो स्थिर खड़े नहीं रह पाएंगे। समझ आ पा रहा है? अब वो साइड में कैसे आएगा उसको मैं कैसे समझाऊं? जैसे देखना, ये दीवार है, हाँ है ना। अब इसमें मान लो कि पूरा मेरा ये वाला पैर टिका हुआ है। समझ आ रहा है? पैर टिका है लेकिन अब मैं स्थिर नहीं रह पाऊंगा। अगर मैं ये वाला पैर को खड़े करूंगा तो 1 मिनट भी मैं नहीं रह सकता। समझ में आ रहा है ना? हाँ है ना? नहीं आ रहा लग रहा समझ में? जो बोला समझ पा रहे हो? इधर आओ एग्जाम्पल के लिए। स्वेस इधर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, इधर आओ, इधर आओ, तुरंत आओ, जल्दी इधर आओ। जल्दी आओ, यहाँ पास आओ तुरंत। टाइम हो रहा है ना, जल्दी। नहीं नहीं, इधर आओ। अब मैं करूंगा थोड़ा गलत लग जाएगा ना, मैं मतलब किसी को बुला लेता हूं मैं। मतलब द्रव्यमान केंद्र उसको समझाना चाह रहा हूं कि देखो, लाइट मत फूटे बस, ठीक है? उधर दीवार में खड़े रहो, पूरा पैर को उधर टिकाओ। हाँ ठीक है ना? अब ये वाला पैर को ऊपर उठाओ। नहीं उठाओ ना, मैं नहीं नहीं, उठाना पड़ेगा आपको। ये वाला पैर को ऐसे करो ना भैया। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी, उसको पकड़ना नहीं है ना भाई। हाँ चलो,
वाह, पकड़ने ले, पैर को उठाना है जल्दी। नहीं उठ पाता ना? उठ पा रहे कि नहीं उठ पा रहे, जल्दी बताओ। नहीं उठ पा रहे, उसका रीजन बताओ क्या होता है। हाँ ठीक है, चले जाओ चले जाओ, ठीक है ना? जो बोला समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जैसे देखो, पैर को हम जब साइड में रखे थे ऐसे, ठीक है ना, बात समझ आ पा रहा है? तो द्रव्यमान केंद्र हमारा सेंटर में नहीं आ पा रहा है, राइट साइड चले जा रहा है, तो स्थिर रह पाएंगे क्या? नहीं आ पाते ना। तो उसी चीज को बता रहा हूं मैं, समझ आ पा रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। कि द्रव्यमान केंद्र अगर बीच में है और नीचे है तभी हम स्थिर खड़े हैं। अगर साइड में अगर आगे द्रव्यमान केंद्र तो स्थिर नहीं रह सकते। समझ आ पा रहा है ना? संतुलन बना पाएंगे क्या? नहीं बना सकते। आया बात समझ में? हाँ है ना? तो दोनों नियम याद रहेगा सबको द्रव्यमान केंद्र का। तो द्रव्यमान केंद्र क्या चीज को प्रदर्शित करता है? तो कि कोई भी वस्तु स्थिर कैसे रह सकता है। तो इसके लिए दो नियम होता है। पहला बता दो कि द्रव्यमान केंद्र हमेशा नीचे होना चाहिए और बीच में होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन, ये इसको हम इस द्रव्यमान केंद्र को हम अपने हिसाब से खिसका भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? तो उसके लिए जरूरी है भार। जिधर द्रव्यमान ज्यादा कर देंगे वो उधर ही उठ के चले जाएगा। आया बात समझ में? हाँ है ना? उधर ही आपको स्थिर, मतलब उधर ही स्थिर करने का प्रयास करेगा दरअसल। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताइए। ठीक। अब इन्हीं दोनों नियम को फॉलो करके कुछ भी, जैसे अपन को इमारत वगैरह बनाना है, तो इन्हीं दोनों नियमों को फॉलो करके उसको स्थिर किया जाता है कभी भी। कि उसका द्रव्यमान केंद्र हमको नीचे रखना है, मध्य में रखना है, और नीचे में पूरा वेट डाल दो, एकदम भारी कर दो नीचे में। तो द्रव्यमान केंद्र क्या ऊपर जा पाएगा? अगर मान लो नीचे वेट नहीं डाले और ऊपर वेट चले गया, तो द्रव्यमान केंद्र उठ के ऊपर चले जाएगा। क्योंकि द्रव्यमान केंद्र इधर उधर हो सकता है। जिधर हम ज्यादा भार करेंगे द्रव्यमान केंद्र उधर ही चले जाएगा। अगर मान लो नीचे में एकदम, मान खुद बना सोच के देखो कि घर बना रहे, नीचे में उसका जो बेस है एकदम कमजोर कर देंगे तो घर गिर जाता है। इसका रीजन बताओ क्या है? क्योंकि द्रव्यमान केंद्र ऊपर चले गया, और ऊपर जब चले जाता है तो हम नियम पढ़े हैं कि वो स्थिर नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? स्थिर। इसलिए घर गिर जाएगा। आ रहा समझ में? तो घर जब भी बनाएंगे तो बेस एकदम मजबूत और एकदम भारी करना पड़ता है। तब ऊपर आप कितना भी ऊंचा बना लो घर नहीं गिरने वाला, क्योंकि उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? नीचे। लेकिन जैसे जैसे जितना ऊंचा बनाते जाओगे, अगर उधरी चलेगा केंद्र तो घर गिर जाएगा। बात समझ आ पा रहा है? कुछ एग्जाम्पल यहाँ पूछा जाता है, जैसे कि देख लो, झुकी हुई मीनार देखे हो? नहीं देखो, देख लो, यहाँ दिखा रहा हूं मैं फ्री में, ठीक है? नहीं, झुकी हुई मीनार का संतुलन की अवस्था बनाए रखना, यह कौन से नियम पर आधारित है? द्रव्यमान केंद्र। इसका झुका वाला दिख रहा है, लेकिन इसका नीचे का जो पोर्शन एकदम मजबूत है, एकदम ज्यादा भार यहीं डाल देंगे। जितना भी वेट डालना नीचे डाल दो, फिर उसको थोड़ा झुका भी देंगे तो नहीं गिरने वाला, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र इसका नीचे में है और मध्य में किए। समझ आ रहा है? जैसे ये क्या है जल्दी बताओ, बुर्ज खलीफा। तो नीचे में इतना सारा मटेरियल इसका डाला है कि ऊपर आप कितना भी ले जाओ वो नहीं गिरेगा, क्योंकि बेस इसका मजबूत है। बेस मजबूत का मतलब पूरा भार नीचे में है, और भार जिधर है उधर ही द्रव्यमान केंद्र है। और द्रव्यमान केंद्र को हमको नीचे ही रखना है कभी भी। समझ आ रहा है? तो उसके लिए भार डाल दो। क्या डाल दो? भार। आया समझ में? हाँ है ना? इधर देखो, बाल्टी से अब कुछ नहीं लत बना दिया भाई यही। बाल्टी से, सॉरी, पानी से भरी बाल्टी उठाते समय व्यक्ति दूसरे हाथ को हवा में क्या कर देता है? खोल देता है, ताकि द्रव्यमान केंद्र कहाँ जाए? मध्य में जाए करके। बाल्टी जब भी उठाओगे तो हाथ ऊपर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? ताकि केंद्र कहाँ है? बीच में। ऐसे करके सीधा करके नहीं जा सकते, ठीक है? ऐसे उठा के जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? क्यों, क्या करने के लिए? बस आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन नियम क्या है? द्रव्यमान केंद्र कहाँ रहना है? बीच में, सेंटर में। सेंटर में नहीं है तो स्थिर नहीं है, संतुलन में आप नहीं चल पाओगे। समझ आ पा रहा है? तो बाल्टी उठाने वाला नियम याद रखना। समझ आ पा रहा है? जैसे कोई पहाड़ वगैरह में चढ़ रहे हैं तो ऐसे नीचे झुक के चलेगा वो। कारण क्या है? तो उसका देखो रीजन क्या है, कि पहाड़ चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है ताकि द्रव्यमान केंद्र कहाँ आ सके? बीच में, भार के एकदम सेंटर में आ सके। एकदम खड़े चढ़ोगे तो सेंटर में नहीं होता, पीछे गिर जाओगे। समझ आ पा रहा है? तो द्रव्यमान केंद्र क्लियर हो पा रहा है क्या होता है? तो कोई भी वस्तु संतुलन में तभी रह पाएगा जब उसका द्रव्यमान केंद्र नीचे हो, मध्य में हो। समझ आ पा रहा है? और द्रव्यमान केंद्र को हम हटा सकते हैं कि नहीं? तो हटा सकते हैं। क्या करके? भार देके। क्या देके? भार। जैसे मान लो कुछ चीज खड़ा है, उसमें कुछ चीज रखते जाओ, धीरे से वो गिर जाता है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र उठ के ऊपर आ जाता है। जिधर भार उधर द्रव्यमान केंद्र है। आया बात समझ में? हाँ है ना? और एग्जाम्पल पूरा याद रखना, कि एग्जाम्पल पूछा जाता है कि झुकी हुई मीनार
या बुर्ज खलीफा, ये सब स्थिर क्यों इतना बड़े होने के बाद भी? क्योंकि इसका द्रव्यमान केंद्र नीचे है, कि पूरा वेट नीचे रख दिया गया है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो कल हम आगे पढ़ेंगे श्यानता क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, उसको समझेंगे। ठीक है? आ रहा समझ में आता है? चलो आज यहां तक लिख लेना, बाकी कल करते हैं ना।